फ्रेंड्स, वेलकम टू डिलाइट आईएएस। मैं सृष्टि एनसीईआरटी समरी प्रोग्राम में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे अपनी क्लास एनसीईआरटी 11th भूगोल में चैप्टर 9, जिसका नाम होगा सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान। क्या आप जानते हैं कि आपको पता है कि हम जो हैं वो चारों तरफ हम किससे, वायु से घिरे हुए हैं और बहुत भारी वायु के पुलिंदे के तल में हम रहते हैं। हम वायु में सांस लेते हुए सांस द्वारा वायु को बाहर निकालते हैं, परंतु उसे महसूस तभी करते हैं जब यह गतिमान होती है। इसका तात्पर्य यह है कि गतिमान वायु ही पवन है। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर वायु से घिरी हुई वायु का यह आवरण ही वायुमंडल है। हम सभी जानते हैं, जो बहुत सी गैसों से बना है। लास्ट क्लास में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। पृथ्वी अपनी ऊर्जा का लगभग संपूर्ण भाग किससे प्राप्त करती है? सूर्य से प्राप्त करती है। इसके बदले पृथ्वी सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को अंतरिक्ष में वापस भी विकिरित कर देती है और परिणाम स्वरूप उसके बाद क्या होता है, पृथ्वी न तो अधिक समय के लिए गर्म होती है और न ही अधिक समय के लिए वह ठंडी रह पाती है। ठीक है, तो ऐसा कुछ है सौर विकिरण का और पृथ्वी की ऊर्जा का, सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त करती है उसकी प्रक्रिया। इसके बारे में हम आगे बात करें तो पृथ्वी अलग अलग भागों में प्राप्त ताप की मात्रा में, पृथ्वी के अलग अलग भागों में प्राप्त जो ताप होता है उसकी मात्रा समान नहीं होती है। इसकी भिन्नता के कारण वायुमंडल के दाब में भी भिन्नता होती है और इसी कारण पवनों के द्वारा ताप का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता रहता है। अर्थात कि जहाँ पर कम तापमान होगा उधर उस तरफ वायु का संचलन होगा। ठीक है, इसी कारण पवनों का ताप का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता रहता है। इस चैप्टर में हम वायुमंडल के गर्म तथा ठंडे होने की प्रक्रिया और इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी की सतह पर तापमान के विकिरण को समझेंगे। ठीक है, बात करें, आ जाए हम अपने टॉपिक पे, सौर विकिरण। तो पृथ्वी के पृष्ठ पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा का अधिकतम अंश लघु दैर्ध्य के रूप में आता है। लघु दैर्ध्य को आप इस तरीके से समझ सकते हैं, ये तरंगे हैं जो लघु दैर्ध्य हैं और आप इसको दीर्घ तरंग दैर्ध्य समझ सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप हमेशा जब भी लघु तरंग दैर्ध्य आपके टॉपिक में आए, क्लास में आए, तो आपके दिमाग में होना चाहिए दो तरंगे, अर्थात लघु तरंगे जिनमें बहुत सारी वेव्स होती हैं, वहीं दीर्घ तरंगे जहाँ वेव्स कम होती हैं। ठीक है, इस तरीके से फैली हुई होती है। ठीक है, इस चीज़ को आप दिमाग में सेट करके इस क्लास को समझेंगे। बात करें, लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में आता है। पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? आगामी सौर विकिरण या छोटे रूप में सूर्य तप कहते हैं। पृथ्वी का भूआब है, पृथ्वी एक भूआब है। सूर्य की किरणें वायुमंडल से ऊपरी भाग पर तिरछी पड़ती हैं। चूंकि हमारी जो पृथ्वी है वो 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, अपने अक्ष पर झुकी है, जिसके कारण पृथ्वी सौर ऊर्जा से बहुत कम अंश ही प्राप्त कर पाती है। वायुमंडल की ऊपरी सतह, ये वायु नहीं है, ये वायु है। ठीक है, वायुमंडल की ऊपरी सतह पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा में प्रतिवर्ष थोड़ा परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी के अंतर के कारण होता है। जैसे कि हम देखें, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के दौरान क्या होता है, पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से सबसे दूर होती है, अर्थात 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर की दूरी होती है इनके बीच में। ठीक है, और पृथ्वी की इस स्थिति को क्या कहा जाता है? अपसौर कहा जाता है। ठीक है, 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। ठीक है, सूर्य के सबसे निकट होती है 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर। ठीक है, दूरी में देखें तो 15 करोड़ 20 लाख और निकट में देखें तो 14 करोड़ 70 लाख, तो कुछ ही लाख किलोमीटर की दूरी के नज़दीकी होती है। इसे क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया को, इस स्थिति को उपसौर कहा जाता है। तो निकट होने को उपसौर कहा जाता है और दूर होने के लिए अपसौर का शब्द का यूज किया जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सूर्य तप की भिन्नता का यह प्रभाव दूसरे कार्यों जैसे स्थल एवं समुद्र का वितरण, वायुमंडल परिसंचरण के द्वारा कम हो जाता है। यही कारण है कि सूर्य तप की भिन्नता, तक नहीं है, तप है। ठीक है, सूर्य तप की भिन्नता पृथ्वी की सतह पर होने वाले प्रतिदिन के मौसम परिवर्तन पर
अधिक प्रभाव नहीं डाल पाती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की सतह पर सूर्य ताप में भिन्नता के बारे में बात करें तो क्यों भिन्नता होती है? एक तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, सूर्य की किरणों का नतिकोण होना। ठीक है, ये कुछ कारण हैं। आगे देखिए, दिन की अवधि होना, वायुमंडल की पारदर्शिता होना और स्थल विन्यास। परंतु अंतिम जो दो कारक हैं उनका प्रभाव कम ही पड़ता है। ठीक है, वायुमंडल की पारदर्शिता और स्थल विन्यास का। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, कहीं दिन होता है कहीं रात होती है, इस पिक्चर में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जिस तरफ से पृथ्वी झुकी होगी घूमते हुए अपने अक्ष पर जो घूमती है, जिस तरफ से सूर्य की ओर होगी उधर दिन हो जाता है, वहां पे ऊर्जा देखने को मिलती है, ताप देखने को मिलता है। वहीं उसके पीछे बैक साइड आपको रात देखने को मिलती है। तो ये सब कारण है सूर्य ताप में भिन्नता के। ठीक है, बात करें, यह तथ्य है कि सूर्य का पृथ्वी का अक्ष सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की समतल कक्षा से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है, जो विभिन्न अक्षांशों पर प्राप्त होने वाले सूर्य तप की मात्रा में बहुत प्रभावित होता है। यहाँ पे आपको 66.5 डिग्री का कोण भी देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस चित्र से समझ सकते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है और क्या क्या भिन्नताएं होती हैं और क्या क्या कारण होते हैं पृथ्वी की सतह पर सूर्य के ताप में। बात करें वायुमंडल का तापमान एवं शीतलन। कभी कभी आपने देखा होगा, आप हमेशा कहते हैं कि दिन तो गर्म है लेकिन रात ठंडी होती है, इसका कारण क्या है? इसके बारे में हम समझेंगे। वायुमंडल का तापमान एवं शीतलन। वायुमंडल के गर्म और ठंडा होने के अनेक तरीके हैं। बात करें प्रवेश सौर विकिरण से गर्म होने के बाद पृथ्वी सतह से के निकट स्थित वायुमंडलीय परतों में दीर्घ तरंगों के रूप में ताप का संचरण करती है। ठीक है, पृथ्वी के संपर्क में आने वाली वायु धीरे धीरे गर्म होती है, दीर्घ तरंगों के रूप में ताप का संचरण करती है। ठीक है, और क्या होता है, पृथ्वी के संपर्क में आने वाली वायु धीरे धीरे गर्म होती है। उसके बाद निचली जो परतें हैं, निचली परतों के संपर्क में आने वाली वायुमंडल की ऊपरी परतें भी गर्म हो जाती हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? चालन कहा जाता है। चालन तभी होता है जब आसमान ताप वाले दो पिंड एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। ठीक है, गर्म पिंड से ठंडे पिंड की ओर ऊर्जा का प्रवाह चलता रहता है, अर्थात सूर्य और पृथ्वी के बारे में यहाँ पे बातें हो रही हैं। वायुमंडल की निचली परत को गर्म करने में चालन का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, पृथ्वी के संपर्क में आई वायु गर्म होकर धाराओं के रूप में लंबवत ऊपर उठती है। ठीक है, ये पृथ्वी पर आई, ये पृथ्वी मान लीजिए यहाँ पे लंबवत ऊपर उठती है और वायुमंडल में ताप का संचरण करती है। इस तरीके से ये फैल जाती हैं। ठीक है, फैल जाने के बाद वायुमंडल में लंबवत तापन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संवहन कहलाती है। ये फैलने की जो प्रक्रिया है, पृथ्वी अपने ताप को जो सोख के और उसको वापस छोड़ती है वायु में गर्म धाराओं के रूप में जो लंबवत हो जाती है, उससे वह चारों ओर संचरण करने लगती है और इस प्रक्रिया को संवहन कहते हैं। वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाला ताप का स्थानांतरण अभिवहन कहलाता है। उसके बाद देखें तो पृथ्वी द्वारा प्राप्त प्रवेश इस ओर विकिरण जो लघु तरंगों के रूप में होता है। ठीक है, यहाँ समझिएगा, ये पृथ्वी है, ये वायुमंडल की एक परत है, लघु तरंग के रूप में यहाँ पे प्रवेश करती हैं। ताप जो है वो लघु तरंगों के रूप में आता है, प्रवेश करता है। उसके बाद पृथ्वी की सतह को गर्म करता है। ठीक है, और पृथ्वी स्वयं गर्म होने के बाद एक विकिरण पिंड बन जाती है और वायुमंडल में दीर्घ तरंगों के रूप में ऊर्जा का विकिरण करने लगती है। इस तरीके से लघु तरंग आई और दीर्घ तरंगों को वापस भेजने लगी। ठीक है, यह ऊर्जा वायुमंडल के नीचे से गर्म, यह ऊर्जा वायुमंडल को क्या करती है? यहाँ से गर्म करती है। ठीक है, ये गर्म होती है और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पार्थिव विकिरण कहा जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ ये चित्र भी हैं, आप इससे भी समझ सकते हैं। दीर्घ तरंग दैर्ध्य विकिरण
वायुमंडल में गैसों, मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड एवं ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। जो दीर्घ तरंगें होती हैं वो वायुमंडल में किसके द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के और ग्रीन गैसों द्वारा। इसके बाद इस प्रकार वायुमंडल पार्थिव विकिरण द्वारा अप्रत्यक्ष रूप में गर्म होता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप में गर्म होता है, ना कि सीधे सूर्य तप से। इसके बाद वायुमंडल विकिरण द्वारा ताप को अंतरिक्ष में संचरित कर देता है और इस प्रकार पृथ्वी की सतह एवं वायुमंडल का तापमान स्थिर रहता है। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का ऊष्मा बजट, इसके बारे में हम बात करें। पृथ्वी का ऊष्मा बजट क्या है? बजट गवर्नमेंट का ही नहीं है, पृथ्वी का भी है। ठीक है, ऊष्मा का बजट। पृथ्वी ऊष्मा का न तो संचय करती है और न ही ह्रास करती है। यह अपने तापमान को स्थिर रखती है। ऐसा तभी संभव है जब सूर्य विकिरण द्वारा सूर्य तप के रूप में प्राप्त ऊष्मा एवं पार्थिव विकिरण द्वारा अंतरिक्ष में संचरित ताप बराबर हो। अर्थात जो पृथ्वी पर ऊष्मा आई है, ऊष्मा का संचय पृथ्वी ने किया है और जो दीर्घ तरंगों के रूप में वापस छोड़ी जो ऊर्जा है, वो जो वायुमंडल में ठहरी है, वो अंतरिक्ष में उसका ताप, दोनों का ताप बराबर होना चाहिए। तो ये ऊष्मा का बजट है। अर्थात अंतरिक्ष में भी उतनी ऊष्मा होनी चाहिए पार्थिव विकिरण द्वारा और पृथ्वी पर भी। मान लें एक एग्जाम्पल के रूप में मान लें कि वायुमंडल की ऊपरी सतह पर प्राप्त सूर्य तप 100% है। ठीक है, यहाँ आप समझिएगा, मानो कि 100% कितना है? सूर्य तप है वायुमंडल की ऊपरी सतह पर। उसके बाद वायुमंडल से गुजरते हुए ऊर्जा का कुछ अंश परावर्तित, प्रकीर्णित और अवशोषित हो जाता है। केवल शेष भाग ही पृथ्वी की सतह तक पहुंचता है। 100% में से 35% वायु के धरातल पर पहुंच जाता है। ठीक है, पहुंचने से पहले अंतरिक्ष में ही परावर्तित हो जाता है। अर्थात यहाँ पृथ्वी तक आता भी नहीं है, एक लेयर से टकराकर परावर्तित हो जाता है। ठीक है, 35% यहाँ से निकला था, उसमें से वो 35 भी पूरा नहीं पहुंचा और परावर्तित हो गया, और 27% बादलों के ऊपरी छोर से तथा 2% पृथ्वी के हिमच्छादित क्षेत्रों द्वारा परावर्तित होकर क्या हुआ कि लौट गया। ठीक है, वापस लौट गया। 35% निकला आया था, उसमें से 27% तो बादलों की वजह से हो गया और मेघाच्छादित जो प्रक्रिया थी उसके बाद 2% और हो गया, तो 27 और कितना हो गया? 29% ये वापस चला गया। और आज चला कितना था? 35%। ठीक है, तो ये कितना बचा? 6%। तो पृथ्वी पर कितना आ पाया? ओनली 6% ये पृथ्वी पर आ पाया। सौर विकिरण की इस परावर्तित मात्रा को, ये जो मात्रा आई 6%, इसको क्या कहा जाता है? पृथ्वी का एल्बिडो कहा जाता है। ठीक है, आपको अच्छे से मैंने समझा दिया है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। ठीक है, चलिए एक बार नहीं भी आया हो तो एक बार क्लास को पीछे करके आप लोग देख लीजिएगा, हम दोबारा नहीं समझा पाएंगे क्योंकि फिर क्लास बहुत लंबी हो जाती है। ठीक है, बात करें तापमान की। ठीक है, वायुमंडल एवं भूपृष्ठ के साथ सूर्य ताप की अन्योन्य क्रिया द्वारा जनित ऊष्मा तापमान के रूप में मापा जाता है। जहां ऊष्मा किसी पदार्थ कणों के अणुओं की गति को दर्शाती है, वहीं तापमान किसी पदार्थ या स्थान के गर्म या ठंडे होने का डिग्री में माप है। ठीक है, ये हो गया तापमान। तापमान के वितरण के बारे में बात करें, हमारी तापमान की परिभाषा हो गई। तापमान के वितरण को नियंत्रित करने वाले कारक, जो तापमान को नियंत्रित करते हैं। सूर्य तो बहुत ज़्यादा क्या, बहुत ही ज़्यादा गर्म है, तो उसके तापमान को आखिरकार पृथ्वी झेलती कैसे है? ठीक है, उसके वितरण को जितना तापमान आता है वो तो आपने देख लिया कि 6% ही आ पाता है 100% से अंतरिक्ष में से। ठीक है, 6% आया, लेकिन उसको भी नियंत्रित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? उस स्थान की अक्षांश रेखा, समुद्र तल से उस स्थान की उत्तुंगता अर्थात ऊंचाई। समुद्र तल यहाँ पे है गहराई में और ऊंचाई यहाँ पे है, ये स्थल हो गया। ठीक है, ये समुद्र तल की गहराई। समुद्र तल से उस स्थान की उत्तुंगता अर्थात ऊंचाई, समुद्र से उसकी दूरी, वायु संहति का परिसंचरण, कोष्ण तथा ठंडी महासागरीय धाराओं की उपस्थिति।
ये सब कारक होते हैं जो तापमान के वितरण को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, चलिए इस बात को समझे, हम इन सब चीज़ों को समझे कि उस स्थान की अक्षांश रेखा का कैसे प्रभाव पड़ता है, कैसे वो नियंत्रित करती है। इसको आप ध्यान से समझिएगा ऑरली। ठीक है, अक्षांश किसी भी स्थान की तापमान, इस किसी भी स्थान का, यहाँ पे आप समझिए, किसी भी स्थान का तापमान उस स्थान द्वारा सूर्य तप पर निर्भर करता है। यह पहले ही बताया जा चुका है कि सूर्य तप की मात्रा में अक्षांश के अनुसार भिन्नता पाई जाती है और तापमान में भी भिन्नता पाई जाती है। अर्थात जिस अक्षांश पे आपने देखा होगा पृथ्वी थोड़ी झुकी हुई है, तो कुछ ऐसा भी है, कुछ अक्षांशों पे पृथ्वी की जो किरणें हैं वो सीधी नहीं पड़ती हैं, तो वहाँ पे भी क्या होता है, भिन्नता हो जाती है तापमान की, और इस प्रकार से अक्षांश के द्वारा भी हम पृथ्वी पर तापमान को नियंत्रण करते हुए देखते हैं। वहीं बात करें उत्तुंगता की, एल्टीट्यूड की, ऊंचाई की, तो वायुमंडल पार्थिव विकिरण द्वारा नीचे की परतों में पहले गर्म होता है। यही कारण है कि समुद्र तल के पास के स्थानों पर तापमान अधिक तथा ऊंचे भाग में स्थित स्थानों का तापमान कम होता है। ठीक है, जैसे कि आपने पहाड़ों का देखा होगा, पहाड़ों पर तापमान कम होता है ना, वहीं मैदानी क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा होता है। ये पहाड़ है, ये मैदानी क्षेत्र है, आपको यहाँ समुद्र तल इतनी गहराई में दिखेगा, तो यहाँ पे तो ज़्यादा होगा, यहाँ पे और ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे तो बहुत ही कम हो जाएगा ना, यहाँ से घटते घटते जा रहा है तो ये बहुत कम हो जाता है। ठीक है, ऊंचे भाग के स्थानों पर तापमान कम होता है। अन्य शब्दों में तापमान सामान्यतः ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ घटता जाता है, ये आप सभी जानते होंगे। ठीक है, बात करें समुद्र से दूरी की, तो किसी भी स्थान के तापमान को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक है समुद्र से उस स्थान की दूरी। स्थल की अपेक्षा समुद्र धीरे धीरे गर्म और धीरे धीरे ठंडा होता है। क्या स्थल जल्दी ही गर्म भी हो जाता है और जल्दी ही ठंडा भी हो जाता है, लेकिन समुद्र धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। स्थल जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा होता है, इसलिए समुद्र के ऊपर स्थल की अपेक्षा तापमान में भिन्नता कम होती है। ठीक है, इस लाइन को फिर से समझे, समुद्र के ऊपर स्थल की अपेक्षा तापमान में भिन्नता कम होती है। ठीक है, समुद्र के निकट स्थित क्षेत्रों पर समुद्र एवं स्थलीय समीर अर्थात वायु का सामान्य प्रभाव पड़ता है और तापमान सम रहता है। ठीक है, तो ये कारण है दूरी का। बात करें महासागरीय धारा के बारे में, महासागरीय धारा के बारे में समझे, तो स्थलीय एवं समुद्री वायु समीरों की तरह वायु संहति भी तापमान को प्रभावित करती है। कोष्ण वायु संहति अर्थात वार्म एयर मासेस से प्रभावित होने वाले स्थानों का तापमान अधिक एवं शीत वायु संहतियों से प्रभावित होने वाले स्थानों का तापमान कम होता है। अर्थात ठंडी जो लहरें होती हैं, वायु होती है, उससे प्रभावित होने वाले, आप खुद समुद्र के पास यदि बैठे हो तो ठंडी ठंडी लहरें आए तो आपको तो खुद ही तापमान कम लगेगा ना, आपको ठंड लगने लग जाएगी। इसी प्रकार ठंडी महासागरीय धारा का प्रभाव के अंतर्गत आने वाले समुद्र तटों की अपेक्षा गर्म महासागरीय धारा के प्रभाव में आने वाले तटों का तापमान अधिक होता है। ठीक है, ये तो होगा ही ना, अगर गर्म तट धारा है, धाराएं गर्म हैं, तो वहाँ का तट भी गर्म होगा और वहाँ के आसपास का एरिया भी गर्म होगा। वहीं कोल्ड फॉर्म है, ठीक है, कोल्ड स्ट्रीम कहीं पर है, तो वहाँ का तट भी ठंडा होगा, उसके आसपास का स्थल भी ठंडा होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करें और समझें इस चीज़ को। ये जो मैप है ये आपको देखने को मिल रहा होगा, इसके बारे में और बातें कर लेते हैं। सामान्यतः तापमान पर अक्षांश के प्रभाव को मानचित्र में स्पष्ट रूप से आप देख भी सकते हैं, क्योंकि समताप रेखाएं प्रायः अक्षांश और अक्षांश के समानांतर होती हैं। ठीक है, समताप जो रेखाएं हैं वो अक्षांश के समानांतर होती हैं। इस सामान्य प्रवृत्ति का विचलन विशेष रूप से उत्तरी गोलार्ध में जुलाई की अपेक्षा जनवरी में अधिक स्पष्ट होता है। यह आपका जनवरी का है और ये जुलाई का है। ठीक है, इसके बारे में आप समझिएगा एक बार, छोटा सा मैं आपको शॉर्टली बता दूंगी। क्या होता है कि दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग अधिक है, इसलिए भूसंहति और समुद्री भूमि का प्रभाव वहाँ स्पष्ट होता है। जनवरी में समताप रेखाएं महासागर के उत्तर और महाद्वीपों पर दक्षिण की ओर विचलित हो जाती है और इसे
उत्तरी अटलांटिक महासागर पर देखा जा सकता है। कोस्ट महासागरीय धाराएं गल्फ स्ट्रीम तथा उत्तरी अटलांटिक महासागरीय ड्रिफ्ट की उपस्थिति से उत्तरी अटलांटिक महासागर अधिक गर्म होता है तथा समताप रेखाएं उत्तर की तरफ मुड़ जाती हैं। ठीक है, उत्तर की तरफ मुड़ जाने के बाद सतह के ऊपर तापमान तेजी से कम होता जाता है और समताप रेखाएं यूरोप में दक्षिण की ओर मुड़ जाती हैं। इसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में भी तापमान पर महासागरों का स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है। यहाँ समताप रेखाएं लगभग अक्षांशों के समानांतर ही चलती हैं तथा उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा भिन्नता कम तीव्र होती है यहाँ पे। ठीक है, जैसे 20 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस एवं 0 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखाएं क्रम से 35 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध और 45 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध तथा 60 डिग्री दक्षिण के समानांतर पाई जाती हैं। इसी प्रकार से जुलाई का भी ये चलता है। ठीक है, जुलाई में भी समताप रेखाएं प्रायः अक्षांशों के समानांतर चलती रहती है और इस प्रकार से तापमान का यहाँ पे वितरण होता रहता है और तापमान में घटती बढ़ती चलती रहती है। ठीक है, समझे। हम तापमान के व्युत्क्रमण की बात करें तो सामान्यतः तापमान ऊंचाई के साथ घटता है, आप सभी को पता है, हमने कई बार रिपीट कर चुके हैं ये बात, जिसे सामान्य ह्रास दर कहते हैं। कई बार स्थिति बदल जाती है और सामान्य ह्रास दर उलट जाती है, इसे तापमान का व्युत्क्रमण कहते हैं। जैसे कि अक्सर व्युत्क्रमण बहुत थोड़े समय के लिए होता है और ये काफ़ी सामान्य घटना है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं होती है ये। लेकिन सर्दियों की बात करें, जैसे कि सर्दियों की मेघ विहीन लंबी रात तथा शांत वायु व्युत्क्रमण के लिए आदर्श दशाएं होती हैं। ठीक है, अच्छी दशाएं होती हैं। दिन में प्राप्त ऊष्मा रात के समय, दिन में जो पृथ्वी प्राप्त करती है ऊष्मा, वो रात के समय विकृत कर दी जाती है पृथ्वी द्वारा। ठीक है, ऊपर छोड़ी जाती है लंबवत, वो वायुमंडल में वापस जाती है और सुबह तक भूपृष्ठ अपने ऊपर की हवा से अधिक ठंडी हो जाती है। ठीक है, आपने देखा भी होगा, आप गर्मियों में कभी छत पे सोए हो तो रात में बहुत गर्मी हो रही होती है, लेकिन सुबह आते आते आपको बहुत चैन की नींद आती है, क्योंकि जो है आसपास का जो वायुमंडल है वो ठंडा होता जाता है। ध्रुवीय क्षेत्रों में वर्ष भर तापमान व्युत्क्रमण होना सामान्य है, वहाँ पर तो ऐसा ही चलता रहता है। ठीक है, जो ध्रुवीय होते हैं, जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें। भूपृष्ठीय व्युत्क्रमण वायुमंडल के निचले स्तर में स्थिरता को बढ़ावा देता है, जैसे कि धुआं और धूल कण व्युत्क्रमण स्तर के नीचे एकत्र होकर चारों ओर फैल जाते हैं। ठीक है, चारों ओर, अर्थात ये पृथ्वी है, ये वायुमंडल है, क्या होता है, धुआं और धूल के कण यहाँ पे चारों ओर फैल जाते हैं। ठीक है, फैल जाने के बाद व्युत्क्रमण हुआ, ऊपर गई गैस की, धुआं और धूल कण आप एक तरह इधर उधर फैल गए, जिनसे वायुमंडल का निम्न स्तर जो है, ये निम्न स्तर ये यहाँ पे भर जाता है। ठीक है, ये धूल के कण ऊपर नहीं जा पाते, भर जाते। इससे सर्दियों में सुबह के समय क्या देखने को मिलता है, कोहरा देखने को मिलता है। ठीक है, और ये सामान्य ही घटना है। यह व्युत्क्रमण कुछ ही घंटों तक रहता है और सूर्य जैसे ही ऊपर आता है, सूर्य की किरणें पड़ती है, तो यहाँ पे ये सब चीजें साफ हो जाती हैं। ठीक है, बात करें पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वायु उपवाह के कारण व्युत्क्रमण की उत्पत्ति होती है। पहाड़ियों तथा पर्वतों पर रात में ठंडी हवा गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में भारी और घनी होने के कारण लगभग जल की तरह कार्य करती है और ढाल के साथ, यहाँ पे आप पहाड़ी एरिया समझें, क्या होता है, पहाड़ों पर्वतीय क्षेत्रों में वायु उपवाह के कारण व्युत्क्रमण की उत्पत्ति होती है। पहाड़ियों तथा पर्वतों पर रात में ठंडी हुई हवा, यहाँ पे ठंडी हुई हवा गुरुत्वाकर्षण बल के साथ भारी और घनी होने के कारण लगभग जल की तरह ही कार्य करती है और ये ढाल के साथ ऊपर से नीचे की ओर उतरती है। यह घाटी की तली में, यहाँ पे मानो ये घाटी है, इसमें गर्म हवा है। ठीक है, गर्म हवा के नीचे एकत्र हो जाती है, यहाँ पे आके ये ठंडी वायु इसके नीचे एकत्र हो गई। ठीक है, इसे क्या आप कहेंगे, इसे वायु उपवाह कहते हैं और ये पाले से पौधों की रक्षा करती है। गर्म हवा हल्की होती है और क्या होती है, ठंडी हवा जो होती है वो ठंडी हवा शुष्क होती है तो वो हल्की होती है और गर्म हवा भारी होती है, उसके अंदर जलवाष्प होता है तो वो भारी होती है, इसलिए वो ऊपर रहती है और ये क्या होती है, भारी हवा नीचे रहती है, ठंडी हवा ऊपर रहती है, तो ये पाले को रोक देती है। ठीक है, इस प्रकार से
क्या होता है, पाले से पौधों की रक्षा होती है। ठीक है, इस प्रकार आप एक बार फिर से इसको समझिएगा। थोड़ी सी समझाने में थोड़ी दिक्कत आई है, उस चीज़ को मैं फिर से करेक्ट कर देती हूँ। क्या होता है कि यह जब पहाड़ों से उतरती है, ठीक है, ये पहाड़ों से उतरती है, ठंडी हवा शुष्क होती है। ठीक है, ठंडी हवा शुष्क तथा हल्की होती है। ठीक है, हल्की को समझिएगा। नीचे आपको गर्म हवा देखने को मिल रही है घाटी में। तो जब गर्म हवा कैसी होती है, भारी होती है। तो क्या होता है, गर्म हवा भारी के नीचे हल्की हवा पहुंच जाती है। हल्की हवा जब नीचे पहुंच जाती है तो ये गर्म हवा से जो पानी टपकता है, जो पाला बन के टपकता है रात में, उससे पौधों की रक्षा करती है। ठीक है, तो ये थी पूरी प्रक्रिया। चलिए, हमारा आज का चैप्टर इतना ही था। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप ज्वाइन करें डिलाइट आईएएस, जहाँ पे आपको डेली प्रीलिम्स से रिलेटेड फैक्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक्स आपको मिल रहे हैं। आप उस चीज़ का ज़रूर फ़ायदा उठाएं। ठीक है, और अपने यूपीएससी की जर्नी को 2023 के प्रीलिम्स में हेल्पफुल होगा वो आपके लिए, तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। और डिलाइट आईएएस आपके लिए हाल ही में शुरू करने जा रहा है टॉप 500 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, जो आपके रिवीजन करने में भी बहुत हेल्पफुल होंगे। तो जुड़े रहिए डिलाइट आईएएस के साथ, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।